द इनक्यूबेटर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मुकेश रणवा आपके बीच में इनक्यूबेटर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर कुछ समसामयिक घटनाओं को प्रश्नोत्तरी शैली में लेकर पेश हुआ हूँ। लीजिए प्रस्तुत है आज की प्रश्नोत्तरी में पहला क्वेश्चन, राजस्थान में कितने कंजर्वेशन रिजर्व है? 27, 29, 26 या फिर 33? तो आपका उत्तर है 27। ज्ञातव्य रहे कि 2023 में राजस्थान में 12 जिले में बांज आमली क्षेत्र में को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। यह राजस्थान का 27वां और नवीनतम है और इसी के साथ में 12 जिले में सर्वाधिक 5 कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित हो चुके हैं। इसी के साथ में झुंझुनू के बांसशियाल खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व में को भी पर्यावरण दिवस 5 जून को लेपर्ड सफारी पार्क का भी शुभारंभ किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले में शिल्प बाड़ी बनाई जाएगी? शिल्प बाड़ी बनाई जाएगी, आपके पास में ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, राजसमंद या बांसवाड़ा। तो आपका उत्तर है राजसमंद। शिल्प बाड़ी जो राजसमंद के जो मालेला गांव है उसमें जो मरण शिल्प के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है, वहाँ टेराकोटा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ ये शिल्प बाड़ी बनाई जाएगी। ज्ञातव्य रहे आपके सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है उसमें विभिन्न देवी देवताओं की, मनुष्य की जो कलाओं की और साथ में मानव जीवन मानव सभ्यता को संदर्भित करते हुए लोक संस्कृति को समेटे हुए यह एक पद्धति है, मरणशिल्प कला है। राजसमंद के मरणशिल्प कला के टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध गांव मालेला में शिल्प बाड़ी बनाई जाएगी। मालेला जो का टेराकोटा आर्ट है वो जियोग्राफिकल इंडेक्स में जीआई टैग प्राप्त कर चुका है। मालेला में देवी देवताओं की और मिट्टी के बर्तनों के सहित अन्य मॉडर्न आर्ट बनाई जाती है। मालेला की आर्ट की खास बात होती है कि यह किसी औजार से नहीं बनती है, किसी भी जो उपकरण से नहीं बनती है, जबकि यह हाथ द्वारा चिकोटी पद्धति से बनाई जाती है। ज्ञातव्य रहे कि राजस्थान में जो गोगा नवमी पर गोगा जी का जो प्रतीक जो चिन्ह बनाया जाता है, कुम्हार के घर से आता है, वो चिकोटी पद्धति से बनता है। ठीक ऐसी ही कलाकृति टेराकोटा के रूप में मालेला गांव से बनेगी। ज्ञातव्य रहे टेराकोटा आर्ट के लिए वर्ष 2012 में यहाँ के शिल्पकार मोहनलाल कुमावत को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। शिल्प बाड़ी के लिए करीबन 2.55 करोड़ 2.55 लाख रुपए का वित्तीय सहयोग दिया जाएगा और इसमें शिल्प बाड़ी के तहत सेमिनार हॉल बनाए जाएंगे, कैफेटेरिया बनाए जाएंगे। ज्ञातव्य रहे कि मोहनलाल कुमावत पद्मश्री से सम्मानित किए जा चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जयपुर के जवाहर कला केंद्र की तर्ज पर नया कल्चरल क्लब कहाँ बनाया जाएगा? जोधपुर, कोटा, बीकानेर या सीकर? तो आपका उत्तर है बीकानेर। राजस्थान के बीकानेर शहर के पास में जो वृंदावन एन्क्लेव है वहाँ करीबन 1 करोड़ की लागत से बीकानेर कल्चरल क्लब बनेगा, जिसमें बीकानेर की लोक कलाओं, पारंपरिक कलाओं की गतिविधियों को और उनके विधाओं को संरक्षण मिलेगा, संवर्धन मिलेगा। जिस प्रकार जयपुर के जो जवाहर कला केंद्र में सांस्कृतिक गतिविधियां होती है, ठीक ऐसे ही इस बीकानेर कल्चरल क्लब में भी बहुत सारी सांस्कृतिक गतिविधियां होगी, लोक कला को संवर्धन मिलेगा, संरक्षण मिलेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का पहला वर्चुअल स्कूल कहाँ खोला गया है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या उदयपुर? आपका उत्तर है जोधपुर। जो बच्चे किन्हीं कारणों से स्कूल जा पाने में सक्षम नहीं है, उनकी स्कूली एजुकेशन को सुचारू रूप रखने के लिए राजस्थान सरकार ने 5 वर्चुअल स्कूल खोले जाने का प्रावधान किया और इसमें राजस्थान के जो जोधपुर जिले में पहला वर्चुअल स्कूल स्थापित हो चुका है। वर्चुअल स्कूल उत्कर्ष संस्थान के द्वारा खोला गया है और इस संस्थान में का नाम नेहल वर्चुअल स्कूल है। यहाँ 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई ऑनलाइन होगी, जबकि 6 घंटे पढ़ाई होगी और जो परीक्षाएं हैं वो ऑफलाइन होगी। ज्ञातव्य रहे उदयपुर में 2 वर्चुअल स्कूल खोले जाएंगे, जिसमें एक है पेस ई स्कूल जबकि दूसरा है
रॉयल वर्चुअल स्कूल, जबकि सीकर में I30 के नाम से, सीकर जिले में I30 के नाम से, जबकि झुंझुनू में जीवीएम समूह के द्वारा झुंझुनू में स्थापित होगा। यहाँ 9वीं से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई, जिसमें प्रति कक्षा में 45 विद्यार्थी होंगे और 6 घंटे स्कूली पढ़ाई होगी, ऑनलाइन होगी, जबकि ऑफलाइन परीक्षाएं होगी। हस्तशिल्प, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर या जयपुर? तो आपका उत्तर होगा जोधपुर। राजस्थान के शिल्पकारों और बुनकरों के उत्थान के लिए निदेशालय खोला गया है और इसमें उद्योग और वाणिज्यिक विभाग के अध्यक्ष है, डायरेक्टर हैं, वो पदेन अध्यक्ष होंगे। शिल्प कला और हथकरघा के क्षेत्र में रोजगार संवर्धन के लिए, जबकि निर्यात के क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए यह जो निदेशालय खोला जा रहा है। ज्ञातव्य रहे कि राजस्थान सरकार ने 2022 में हस्तशिल्प नीति लाई थी और उसके अनुपालना में यह निदेशालय खोला गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में ई कचरा प्रबंधन नीति कब जारी की गई? 5 जून 2023 को, 15 अगस्त 2023 को, 1 मई 2023 को या 30 मार्च 2023 को? ई कचरा मूल रूप से जो मोबाइल फोन है या कंप्यूटर है या अन्य ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से के खराब हो जाने पर उनको हम रद्दी में फेंक देते हैं, जबकि उनके निर्माण के अंदर बहुमूल्य जो खनिज लगते हैं, बहुमूल्य संसाधन लगते हैं, तो उसके कारण एक तो पर्यावरण का भी नुकसान हो रहा है, जबकि उन बहुमूल्य धातुओं का नुकसान भी हो रहा है, बहुमूल्य संसाधनों का भी नुकसान हो रहा है। ऐसे में राजस्थान सरकार द्वारा ई कचरा प्रबंधन नीति 5 जून 2023 को लाई गई और इसमें ई कचरे के संदर्भ में ई कचरे से यानी मोबाइल फोन या कंप्यूटर या अन्य गैजेट्स है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, उनसे निकाली हुई धातु जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है, उस नुकसान को कम करने के उद्देश्य से ये नीति लाई गई और संगठित रूप से कचरा निस्तारण से मोबाइल फोन, लैपटॉप, मॉनिटर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें कीमती धातुओं का के रूप में करोड़ों का नुकसान हो रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं रोकने में लाभदायक होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी यानी आरकेट की स्थापना कहाँ की गई है? जोधपुर, सीकर, उदयपुर या जयपुर? तो आपका उत्तर है जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 20 अगस्त 2022 को राजीव गांधी के जन्म जयंती वर्ष पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ज्ञातव्य रहे कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, बिग डेटा एनालिसिस, रोबोटिक्स आदि विभिन्न जो अत्याधुनिक तकनीक के क्षेत्रों या विधाओं की ओर प्रशिक्षण देकर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ताकि आईटी के क्षेत्र में राज्य के मानव संसाधनों को और अधिक स्किल डेवलपमेंट किया जा सके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग कहां स्थापित किया जाएगा? जयपुर, कोटा, सीकर या बीकानेर? ये चित्र आप जो देख रहे हैं ये उद्घाटन के समय का चित्र है, जिसमें राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग की स्थापना की गई, का उद्घाटन किया गया। यह राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थापित होगा। ज्ञातव्य रहे कि राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग की स्थापना के लिए 421 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है। यह एक डीम्ड यूनिवर्सिटी रहेगी। इसके भवन के निर्माण के लिए 180 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जबकि इसके नवाचार, इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुसंधान के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 145 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जिसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वगैरह आएगी, इसमें 7 करोड़ रुपए का खर्च होगा। जबकि आगामी वर्षों में इसको संचालन के लिए, रखरखाव के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान है। संस्था के सफल संचालन के लिए 69 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें विशेष रूप से राजस्थान में युवा उद्यमियों, एमएसएमई क्षेत्र के लोगों और नए नए स्टार्टअप जो आ रहे हैं, उनके लिए एक नवीनतम उन्नत तकनीक की दृष्टि से, प्रौद्योगिकी की दृष्टि से अनुसंधान के अवसर मिलेंगे और यह संस्थान एक परामर्शदात्री के रूप में काम करेगा। यानी राज्य को
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के संदर्भ में, आईटी के क्षेत्र में और अधिक आगे बढ़ाने के संदर्भ में यह अच्छा प्रयास है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की जाएगी? सीकर, जोधपुर, उदयपुर या अजमेर? तो आपका उत्तर है जोधपुर। 21 अप्रैल 2022 को राजस्थान सरकार द्वारा 672 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। इसमें जोधपुर जिले के जोधपुर नागौर मार्ग पर स्थित कारवाड़ नामक स्थान पर, जो आईआईटी जोधपुर के पास में है, वहां 42 एकड़ भूमि पर एक विश्वविद्यालय का निर्माण होगा। ऐसा माना जा रहा है कि 2024 तक इसका निर्माण पूर्ण हो जाएगा और पर्यावरण अनुकूल एक विश्वविद्यालय बनेगा। इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो 4 प्रकार के संस्थान होंगे, 4 प्रकार के स्कूल होंगे। स्कूल ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्कूल ऑफ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंट मार्केट्स, स्कूल ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्रेन्योरशिप और स्कूल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एनालिसिस नाम के 4 स्कूल होंगे। केरल के बाद में दूसरा राजस्थान ऐसा राज्य होगा जहां फिनटेक विश्वविद्यालय स्थापित होगा। यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स से जुड़े 31 पाठ्यक्रमों का संचालन होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीएम श्री योजना की शुरुआत कब हुई? तो आपके पास में ऑप्शन है 5 सितंबर 2021, 5 सितंबर 2022, 5 सितंबर 2020 या 1 मई 2022। आपका उत्तर है 5 सितंबर 2022। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक अभिनव प्रयास करते हुए एक योजना लाई गई है। इसमें शिक्षक दिवस पर बड़ी सौगात मिली है, जिसमें पीएम श्री योजना का पूरा नाम है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया की घोषणा की गई, जिसमें 14,500 स्कूलों का विकास किया जाएगा, उनका उन्नयन किया जाएगा, उनको टेक्नोलॉजी के अनुसार अपडेट किया जाएगा। इन जो पीएम श्री के तहत जो योजना में चयनित विद्यालयों में नवीनतम तकनीक का समावेश किया जाएगा। इनमें स्मार्ट कक्षा रूम होंगे, साथ में खेल और विश्व स्तरीय आधुनिक अवसंरचनाओं से सुसज्जित विद्यालय होंगे। यानी यूं कहें तो ये मॉडल स्कूल होंगे। वर्ष 2022-23 से लेकर अगले 5 साल तक के लिए एक नवीनतम तकनीक लिए जो स्मार्ट कक्षा होंगे, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे। इसमें देश भर में करीबन 14,500 स्कूलों का आधुनिकीकरण करते हुए मॉडल स्कूल बनाना है, जिसमें राजस्थान के 718 विद्यालयों का चयन हुआ है, जिसमें 402 स्कूल है वो सरकारी स्कूल होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिपोर्ट 2023 राज्य की कौन सी यूनिवर्सिटी शामिल हुई है? बिट्स पिलानी, वनस्थली विद्यापीठ टोंक, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर या बिट्स पिलानी और राजस्थान विश्वविद्यालय दोनों? तो आपका उत्तर है बिट्स पिलानी और राजस्थान विश्वविद्यालय दोनों। दुनिया की टॉप 2000 विश्वविद्यालयों के लिए सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी हुई, जिसमें झुंझुनू स्थित बिट्स पिलानी 1429वीं रैंक के साथ में राज्य में प्रथम, जबकि राजस्थान विश्वविद्यालय 1899 के साथ में राज्य में दूसरे स्थान पर आया है। और इन टॉप 2000 विश्वविद्यालयों में शामिल होने वाले ये दो ही संस्थान रहे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी संसद सदस्य या विधानमंडल सदस्य की सदस्यता कब रद्द हो जाती है? अनुच्छेद 102 या अनुच्छेद 191 की शर्तों का पालन न किए जाने पर, 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल करने पर, या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम आरपीए एक्ट 1951 के तहत दोषी पाए जाने पर, या उपरोक्त सभी? तो आपका उत्तर है उपरोक्त सभी पर। संविधान के अनुच्छेद 102(1) के तहत संसद तथा अनुच्छेद 191(1) के तहत विधानमंडल यानी राज्य का विधानमंडल, राज्य की विधायिका यह तय करेगी कि कोई भी सदस्य यदि दिवालिया हो गया है, घोषित दिवालिया कोर्ट ने घोषित कर दिया है, या विकृचित है, पागल हो गया है, या फिर भारतीय सदस्य नागरिकता उसने छोड़ दी है, या उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो गई है, ऐसे में उसकी सदस्यता जाएगी। और इसका निर्णय राज्यपाल और राष्ट्रपति करते हैं।
जबकि दल बदल कानून जो है 10वीं अनुसूची में वर्णित है। इसमें 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में यह 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें 1991 संविधान संशोधन 2002 में इसमें संशोधन किया गया। वर्तमान में दल बदल के तहत यदि कोई दोषी पाया जाता है तो सदन का अध्यक्ष है, यानी लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, जबकि विधानमंडल में विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद अध्यक्ष जो का सभापति होता है वो इसको अयोग्य ठहरा सकते हैं। जबकि एक अन्य प्रावधान के तहत देखें तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत यदि किसी सदस्य को कोर्ट ने 2 या 2 से अधिक साल की सजा सुना दी गई है तो ऐसे सदस्य की सदस्यता जाएगी। और वर्तमान में ये जिक्र इसलिए हो रहा है कि राहुल गांधी जो वायनाड से लोकसभा सांसद थे और उन्होंने एक अनर्गल टिप्पणी की जिसके चलते हाईकोर्ट ने उनकी जो सदस्यता जो सजा सुना दी थी और उसकी अनुपालना में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में कितनी राजनीतिक पार्टियों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है? 5, 6, 8 या 9? तो 6 पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। इसमें सबसे बड़ी पार्टी या सबसे पुरानी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसको मार्क्सवादी पार्टी कहते हैं, वहीं आम आदमी पार्टी सम्मिलित है। तथ्यों की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 28 दिसंबर 1885 को स्थापित हुई, जिसके संस्थापक अध्यक्ष A.O. ह्यूम थे, वर्तमान में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ये एक राष्ट्रीय पार्टी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी जैसे लोगों के द्वारा स्थापित की गई, जिसके वर्तमान अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा है और वर्तमान में एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में सबसे बड़ी पार्टी भी नजर आती है। वहीं 1984 में स्थापित बहुजन समाज पार्टी जिसके संस्थापक काशीराम रहे, जबकि वर्तमान अध्यक्ष मायावती है। और 2013 में नेशनल पीपुल्स पार्टी जिसके संस्थापक P.A. संगमा थे और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कॉनरेड संगमा है। जबकि कम्युनिस्ट पार्टी जिसको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी कहते हैं, 1964 में स्थापित थी, जिसके अध्यक्ष जो संस्थापक सदस्य ज्योति बसु और हरकिशन सिंह सुरजीत रहे। जबकि वर्तमान में इसके अध्यक्ष सीताराम येचुरी है, वो भी एक राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। वहीं आम आदमी पार्टी 2012 में अरविंद केजरीवाल द्वारा स्थापित हुई और वर्तमान में अरविंद केजरीवाल ही इसके अध्यक्ष हैं और यह 2023 में राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने वाली नवीनतम पार्टी है। ज्ञातव्य रहे इस 2023 में 3 राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त पार्टियों की सदस्य जो राष्ट्रीय दल का दर्जा छीन लिया गया है और इसमें 1950 में स्थापित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी भाकपा, 2004 में स्थापित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जबकि राकपा इसको कहते हैं, जिसके शरद पवार इसके अध्यक्ष हैं। जबकि 2016 में जो सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस इसकी जो ममता बनर्जी अध्यक्ष है, उनको राष्ट्रीय दल का दर्जा खत्म हो गया है। ज्ञातव्य रहे कि राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को निम्न में से किन्हीं शर्तों की पालना करनी होती है, जैसे वह कोई एक सदस्य जो शर्त पार कर ले, जैसे यदि वह 4 राज्यों की विधानसभाओं में या लोकसभा चुनाव में 6% वोट हासिल कर ले तो वह राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त कर लेगी। वहीं यदि लोकसभा की कुल सीटों की 2% सीटें, यानी वर्तमान में लोकसभा की 543 सीटें हैं, जिनमें से 2% यानी करीबन 11 सीटें प्राप्त कर ले, और वो भी 11 सीटें 3 राज्यों से होनी चाहिए, चाहे किसी में राज्य में 8 सीटें हो, किसी में 2 हो, किसी में 1 हो, तो वह राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त कर लेगी। वहीं 4 राज्यों में वह क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त कर ली गई है। इन 3 शर्तों में से यदि कोई एक शर्त
का पालन करती है तो वह राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर सकती है। इसके साथ में हम एक तथ्य की ओर बढ़ते हैं कि राज्य पार्टी के लिए यदि किसी पार्टी की दो शर्तें हैं, विधानसभा के चुनाव में यदि वह 6% वोट पर हासिल कर ले, साथ ही 2 सीटें के साथ में लोकसभा 2 सीटें प्राप्त कर ले, 6% वोट और 2 सीटें विधानसभा की, और लोकसभा चुनाव में वह 6% वोट या एक सीट हासिल कर ले, तो ऐसी स्थिति में दोनों शर्तें पार होने पर वह राज्य दल का दर्जा प्राप्त कर सकती है। वहीं दूसरी शर्त यह है कि वह विधानसभा के चुनाव में 3% सीटें प्राप्त कर ले। जैसे राजस्थान के संदर्भ में ही देखें तो करीबन 6 सीटें प्राप्त होनी चाहिए, वहीं 3 सीटें प्राप्त हो जो भी अधिक हो। जैसे राजस्थान के संदर्भ में देखें तो 6 सीटें प्राप्त करनी होगी, साथ ही वह लोकसभा के चुनाव में 8% या अधिक वोट प्राप्त कर ले, तो ऐसी स्थिति में वह राज्य दल का दर्जा प्राप्त कर सकेगी। इसी के साथ में आज की प्रश्नोत्तरी समाप्त होती है। हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ में बहुत अच्छे कंटेंट के साथ में लगातार बने रहें, और हमने लगभग 5-6 जो वीडियो के द्वारा साल भर के कंटेंट को समाहित करने की कोशिश की है। इसकी अनवरत श्रृंखला जारी है और कोशिश रहेगी कि हम लगभग 30 से 35 घंटे में की क्लास में पूरे साल भर का कंटेंट जो एक अच्छी क्वालिटी के साथ में बहुत सारे तथ्यों के साथ समाहित करते हुए आएगा। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा होगा और हमारे अन्य साथी भी लगातार जो वीडियो डाल रहे हैं उनको भी आप लगातार सुनते रहिए और अपना जो अमूल्य सुझाव देते रहिए, ताकि हम अपनी जो द इनक्यूबेटर एकेडमी है उसको और अधिक विस्तार दे सकें और अधिक परिमार्जित कर सकें और अधिक अच्छा बना सकें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, राम राम साहब।